मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फिनिश योर रिसर्च। फिनिश योर रिसर्च में क्या होता है कि आपने जब मुकम्मल कर लिया तो फिर थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना स्टार्ट करें। जब पेपर मुकम्मल हो जाए फिर थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप इन डेप्थ में चीजों को लिखना शुरू करो। इन डेप्थ में लिखते जाओगे, वर्ड पूरे होते चले जाएंगे। पेपर के लिए आपको मतलब 7 से 8,000 वर्ड का टोटल पेपर होता है, थीसिस 20,000 का होता है। उन चीजों को एक्सपेंड कर दो पेपर की, आपको फिनिश हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद जो आपको मैंने हिंट दिया है कि थीसिस ना शुरू करो बोलते पेपर स्टार्ट हो। जब पेपर मुकम्मल होगा, एक आधे कॉन्फ्रेंस में होगा, वो 3 से 4 महीने में मुकम्मल हो जाता है। फिर आपको बात लिखने में मसला नहीं होता, आपको पता होता है यही चीज एक्सपेंड करनी है, लिखते जाते हो लिखते जाते हो लिखते जाते हो। आपने एक्सप्लेन करना था, डॉक्यूमेंट एलिमेंट देना होगा। सो राइट एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस एंड जनरल सबमिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या है कि आप कोई भी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, किन्हीं भी चीजों को लेके चल सकते हैं, वो आपको लेके चलनी है। तो थिंग योर पेपर विल नीड टू हैव, अगर आपने कॉन्फ्रेंस में भेजना है या कैसे लिखना है, तो सबसे पहले वो बार बार कह रहा हूँ टेरिफिक एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले जब भी आप लोग रिसर्च कंडक्ट करते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, आपका एब्स्ट्रैक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपकी रिलेटेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लोगों के लिए सारे का सारा यूजफुल नहीं है, यूजलेस है आपका। तो टेरिफिक एब्स्ट्रैक्ट क्या लिखा, बताएं कि मेरे रिसर्च में क्या चीज थी। जैसा हमारे यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने पेपर पढ़ा था, मुझे बड़ा हेल्प हुई। एक होता है वर्ड एक्सेल अनपैकिंग द रिलेशनशिप, एक होता है कवरिंग द मिसिंग लिंक या ओपनिंग द मिसिंग लिंक। वो वर्ड ही ऐसे होते हैं जो आपकी चीजों को बताते हैं, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रीकॉन्सेप्ट, प्रीकॉन्सेप्ट। लेकिन ये वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड्स के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट में इस तरह की जान डालो कि जो भी पढ़े वो मजबूर हो जाए आपका पेपर पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, टॉपिक मॉडल के ताबूत में हालांकि ये नहीं कहा आपको टॉपिक वैसे अच्छा जिस तरह आपने बात की है, एक स्टोरी टाइप टॉपिक होना चाहिए। तो जब उस टॉपिक को कोई भी रिसर्चर पढ़े उसको पता चले इसमें डिस्कस क्या हुआ। जो एक्सटर्नल आए थे वो एवेल्युएशन के लिए, तो वो भी एकदम वो कहते हैं कि आपका टॉपिक पढ़ के लगता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आप उसको सिंपल करते हैं। नहीं वो क्यों सिंपल करते, आप क्यों नहीं थे। अब मैं मेरा टॉपिक था एमफिल का antecedent and consequential of citizen attribute to audit test system and people studies evidence from the Pakistan। मैं ये क्या टॉपिक, हालांकि मेरा टॉपिक क्या था, how we can raise e-text collection। सिंपल, ताकि सिंपल क्वेश्चन अगर हो हाउ कैसे हो सकता है, फिर मैं अपनी रिसर्च पर स्टार्ट किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। A clear focus, अपने फोकस नहीं हटना। Only a few images and diagram that will need to be exceptionally clear and concise। हमारे कहते हैं डालो डायग्राम में, टेबल डालो, ये कर दो वो कर दो। अच्छे पेपर में 1 से 2 टेबल, एक आधी डायग्राम होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। A tone style format that is consistent with other publication in your field, अपने फील्ड को फॉलो करें। A complete but concise references cited section, complete and concise। इसके लिए हमने ज़ेटारो की बात की थी। ज़ेटारो आई होप के सब लोगों को आता है ना। ओके, तो ज़ेटारो मतलब साइटेशन के लिए सॉफ्टवेयर प्रॉपर यूज करें। इट शुड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिव्यू क्राइटेरिया लिस्टेड फॉर द कॉन्फ्रेंस जनरल। यू विल सेंड द पेपर अप टू दीज क्राइटेरिया विल हेल्प यू कीप योर डिस्कशन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट स्टफ। तो मैं क्या करता हूं कि जब भी मैंने किसी जनरल में पेपर भेजना होता है, मैं पहले ये देखता हूं उसमें पेपर कौन कौन से पब्लिश हुए हैं, और वैसे ही उनमें 1-2 पेपर भेज देता हूँ। 1-2 पेपर वो फॉरेन डेस्क रिजेक्ट होती है। वो ये नहीं कहते कि आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया अखबार में, वो रिजेक्ट करने से पहले हमें को 2-3-4 पैराग्राफ भेज दिए कि हमारे जनरल रिक्वायरमेंट ये है, उसमें ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए, आपने डिस्कस नहीं की, आप दोबारा भेजिए, किसी और में भेजिए। उससे आपको एटलीस्ट अंदाजा हो जाता है कि उनका रिव्यू क्राइटेरिया क्या है। जब कॉन्फ्रेंस में भेजेंगे वो भी रिव्यू क्राइटेरिया आपको भेजेंगे। एंड नो ग्रामेटिकल टाइपो स्पेलिंग प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैम प्रेस करें और बाकी ग्रामेटिकल सिचुएशंस को देखें, क्योंकि हमारे बीइंग पाकिस्तानी कल्चर लोगों में ये कार्य भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और इंडियन के पेपर ज्यादा एक्सेप्ट क्यों हो रहे हैं, इंग्लिश अच्छी है। क्लियर, टिप्स आइडियाज। ओके, अब जो एक और बड़ी हेल्पिंग चीज है, एक हेल्पिंग स्ट्रेटजी है। आप पेपर लिख लिया, हमारे क्या होता है, डोंट शेयर योर रिसर्च प्रपोजल विद एनीवन, डोंट शेयर योर रिसर्च पेपर विद एनीवन। कुछ भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो ये कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो लेटर में हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई आप तो है तो फिर आप रिसर्चर भी नहीं। रिसर्चर तो वो है जो लिखता ही सिर्फ इसलिए कि दुनिया को दिखाने के लिए। जब आपके साथ लिखा ही बुरा हो रहा है तो बुरा होना ही होना, फिर तो बुरा ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप करें
डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उसके लिए फिर क्या, फिर ट्रस्टेबल लोग रखें आपकी जिंदगी में, जो लोगों को भेजें। अभी मैं बहुत सारे पेपर लिखता हूँ, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, मैं भेजता हूँ, मुझे पता है उनकी तरफ मुझे परेशानी नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट दें। क्योंकि एक बंदा जब पढ़ता है ना वो स्टक हो चुका होता है। और मेरे आप अक्सर पेपर देखेंगे ना, मेरे जो आगे वाले पेपर आ रहे हैं 3-3, 4-4 आते हैं उसमें। ओरिजिनल आता है वो फर्स्ट लड़की या लड़का है, सेकंड मैं सुपरवाइजर। मेरे पास जितने भी 3rd, 4th, 5th, 6th सुपरवाइजर होंगे ना, वो सारे के सारे रिव्यूअर होंगे। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि आप पेपर पढ़े, आप भी तो समझते हैं मेरे पास टाइम है, मैं पेपर देता हूँ, रिव्यू कर दें। आपका 3rd नेम 4th नेम जिस भी लेवल जो लगा हुआ है रिव्यू, आप रिव्यू करें, मैं आपको पेपर भेज दूँ। कि उसमें आप मुझे अच्छे लोग चाहिए ना, आप टेंशन करते मेरा पेपर पब्लिश हो रहा है, आप रिव्यू कर दें। So distribute to many as people as you can get to read it and get their feedback on the guidance and grammar types. मतलब बहुत सी चीजें मेरी गलती में से, मतलब मैं अक्सर अपनी स्टडी में आई हुई माई भी यूज करता हूँ। अच्छे पेपर कहते हैं आई हुई, हालांकि अभी आज पढ़ूंगा, आखिर में बताऊंगा कि आई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 3rd टाइम यूज करें। दिस स्टडी दिस अगर आपने अपनी ही बात करी है तो आप अपने किसी प्रीवियस पेपर की बात ऐड कर लो। तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके पास अगर दोस्त हैं तो चले आए, जो रिलायबल लोग हैं, फिर आपको परेशानी ना हो, तो फिर आपका पेपर और ज्यादा निखार आएगा। बहुत सारी गलतियां निकलती हैं, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ क्विकली फिनिश योर थीसिस। अब वो सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। अब आप लोग अपने थीसिस को कर सकते हो कि मैंने रीड भी करवाना है, मैंने इसको राइट भी करना है, इसको कॉन्फ्रेंस सबमिशन में भी भेजना है, जनरल में मैंने इसे कॉन्सेप्ट को, किसी को भी तक इशू हो, एक पहली स्टेज की जो मैंने डिश में ऐड की कि जिसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे उनको ऐड किया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करें, तो ये आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। फिर हम इन डेप्थ आ जाएंगे, टॉपिक क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है, उसमें क्या तरतीब होगी, यहाँ पे हम इन डेप्थ उन चीज़ों में घुसने लगे। इंडिविजुअली थीसिस लिखते हुए जो प्रॉब्लम है, ये थी कलेक्टिव प्रॉब्लम, ओवरऑल थीसिस को लिखते हुए प्रॉब्लम। कोई और क्वेश्चन है तो मुझे पूछे ताकि मैं अंदाज चले। क्लियर? ओके जी। स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग, अक्सर लोगों को ये ख्याल होता है, जिस लोगों को स्ट्रेटजीज फॉर रीडिंग, मैं रीडिंग की स्ट्रेटजी एक ही है, रीड रीड रीड। मेरे साथ कहना है रीड रीड रीड, नो अदर थिंग। अगर आप समझते हैं अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं, मैं अच्छा रिसर्चर नहीं हूं, बनने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी पीछे की चीज है रीड। कहीं पे यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं पे भी एंगेज नहीं हूँ, कहीं पे भी टाइम नहीं, जहां भी जाता हूँ एक काम है रीड। सुन आया, मैं बैठा हूँ लैपटॉप देखेंगे, जिस वक्त देखेंगे रीड 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 रीड। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना डेप्थ में बोलेंगे, उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा नए आइडिया बनेंगे। अगर आपके रीडिंग की सोर्स अवेलेबल, क्या रीड करें? आप दुनिया के अच्छे अच्छे प्रोफेसर को ढूंढें। अगर मैं इसको अगर आपको बताता हूं, आप जाएं गूगल स्कॉलर पे। अब यहाँ पर ये पेपर आपके सामने आ रहे हैं ना, इन पेपर के नीचे ना एक लिंक के बगैर एक के नीचे लिंक दिया हुआ है। लिंक देने का मतलब है इस पर्सन की प्रोफाइल बनी हुई है, इसकी भी प्रोफाइल बनी हुई है, इसकी भी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। ये प्रोफेसर है जो आपके इंटरेस्टेड, जिनके पेपर आपको अच्छे लगते हैं ना, आप उन प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन करें। ये प्रोफाइल आ गई। इस बंदे के पेपर हैं 411 लोगों ने साइट किया है और टोटल पेपर है इनके 20 शो कर रहा है, पेपर ज़्यादा है इनके। तो कहने का मकसद ये मोनाश यूनिवर्सिटी के हैं, मार्केटिंग में लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर। ये इनके पेपर साइट जो हो चुके हैं मुख्तलिफ साइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप फॉलो में जाएं और यहाँ पे अपना ईमेल दें, ठीक है, और ईमेल देने के बाद फॉलो न्यू आर्टिकल, फॉलो न्यू साइटेशन और क्रिएट अलर्ट। ये आपको क्या करेगा, एक दफा कंप्यूटर वेरिफिकेशन करेगा, आपको ईमेल भेजेगा, वहां से ईमेल वापस इनको मतलब क्लिक करोगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। फिर जितने भी इस प्रोफेसर के नए आर्टिकल आएंगे और जितने भी इस प्रोफेसर को नए लोग साइट करेंगे, मतलब पेपर आता है, उसने इस बंदे का नाम अपने पेपर में साइड किया, आपको ईमेल आएगी फलां बंदे का फलां पेपर फलां बंदे ने साइड किया, उससे आपको ऑटोमेटिक ईमेल में नए टॉपिक नहीं आते रहते हैं। अब मेरी ईमेल लिस्ट देखिए, उसमें मेरी इतनी प्रोफेशनल लिस्ट डाली हुई है। जब नहीं भी पढ़ने का दिल कर रहा होता, जब वो ईमेल आती है ना, तो मैं उसको बैठ के पढ़ता हूँ, कौन कौन से नए टॉपिक हैं, कौन कौन सा नया आइडिया लोगों को। साइटेशन का मतलब नए पेपर आएंगे। मेरे यकीन जाने जो स्किल है अपडेट रहने की यही है। मैं अपने प्रोफेसर को रेगुलर फॉलो करता हूँ और फॉलो करने की वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसी तरह आप बाकी का देख लें,
हर प्रोफेसर ने लिखा हुआ है। आप जैसे जैसे ऐड करते चले जाएंगे आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही नया आर्टिकल ऐड करता है वो बंदा, जैसे वो नई चीज़ आता है वो आपका ऐड होना शुरू हो जाएगा और आपकी अल्टीमेटली जो वो बेहतरी आएगी, आप पढ़ने की तरफ चले जाओगे, आपकी बेहतरी की तरफ चले जाओगे। क्लियर? ये फॉलो करके भी आप अपडेट रहते हैं। जितना अपडेट रहेंगे उतना ज़्यादा नावल लिखने को, नावल पढ़ने को, नावल सुनने को मिलेगा। सुपरवाइज करने के तो अल्टीमेट सुपरवाइजर ढूंढना वो पीएचडी एडमिशन का हिस्सा होता है। आप ये देखना है कि उनसे पहले ये ईमेल करें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी ये स्किल्स हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में सोल्यूशन में भी इंटरेस्टेड हूँ, क्या आपके पास टाइम है कि मुझे सुपरवाइज कर सकें कि वांट टू टेस्ट में तो टेस्ट वो पहले मेल लिखें, उसकी कॉन्फिडेंस शो करेगा, फिर आप उसके साथ फर्दर कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। पहले तो आपके साथ इनफॉर्मल से फॉर्मल डिस्कशन में शिफ्ट होना, फिर वो बेहतरीन रहेगा। मतलब आपके सामने हाथ में है, डिपेंड करता है आप पे। और अगर राइटिंग के बारे में बात करें, मैंने एक बोला बस कीप राइटिंग। मैं जब लिखना स्टार्ट करता था मैं पहले सिंगल उंगलियां प्रेस करता था, 1 2 3 4 5 6, उन चीजों को मैं लेके चल रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वो चीजें सारी ये तो मेरा टाइपिंग जो गलती करता है, मुझे तेज लिखना है। मैंने बकायदा 3 महीने सारा टाइपिंग छोड़ के इन उंगलियों को शिफ्ट किया टाइपिंग। अभी मेरी 3 गलतियां जो आपने वाली एक्सरसाइज छोड़ दी थी मैं, लेकिन अभी टाइपिंग करता हूँ। एटलीस्ट जब बैठा होता हूँ मुझे इशू नहीं है लाइट, क्योंकि जब मैं लाइट चली जाती थी, अगर पिछले 5 साल पहले जैसे बाकी लाइट के बहुत बुरे हालात थे, तो यकीन जाने टाइपिंग मैं कहता हूँ लाइट तो है नहीं, मैं कैसे लिखूँ। फिर पूरा मैंने 3 महीने लगा के अपने एमफिल की तीसरी के दौरान टाइपिंग सीधी की, फिर मैं लिखना स्टार्ट किया। मैं बोला मैं किसी 2 से 3 दिन का आउटकम है, ज़्यादा नहीं। जितना लाल इकट्ठा किया हुआ था वो सारी चीज़ों को मैंने इस पर कन्वर्ट कर दिया और टाइप करना स्टार्ट कर दिया, मैं शुरू किया। तो पहला है कीप राइटिंग। कुछ भी ज़हन में आता है, नो डाउट मैं इसमें लेती हूँ, मुझे लिखने में बड़ा ही सोचना पड़ता है, बड़ा ही माइंड ब्लॉक आ जाता है। उसका हाल है कि ब्लॉग लिखें। अभी मैं आपने जो वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ उसमें मैंने ब्लॉग भी शामिल किए हैं, जनरल भी शामिल कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि मुझे किसी एक सेंटर फोकस करना है ना, वो मैं दूसरे जगह पढ़ता हूँ, दूसरे पे पढ़ा, मुझे अपनी उस वेबसाइट को इतना बड़ा कर देना कि मैं उसी में रहूँ और उसी में इंडल्ज करता रहूँ, डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो कहने का मकसद ये कि कीप राइटिंग, उसमें ब्लॉगिंग करें। अगर आप ओपन ब्लॉग को यूज करना चाहते हैं, coburd.com, coburd, COWBID। मेरी वजह से उसमें एक स्टोरी तैयार की, किसी की स्टोरी रखी हुई है मैंने। कभी कभी सोचता हूँ दिल का गान निकालने के लिए ना वो बात, तो वो उसके रेफर करो, उसमें आप अपने आइडियाज शेयर करते हो, कुछ भी जेब में आप ड्राफ्ट करते रहो, बड़ी दुनिया आपके एक्सपेक्ट में पड़ती है। उसमें पेपर है, पेपर डाल दो, जो भी जेब में आइडिया है डाल दो, वरना रिसर्च के पे आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हो। सेकंड है लेयर द राइटिंग। लेयर द राइटिंग ये है आप राइटिंग के लेवल डिफाइन करें। जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स स्टेंस ही लिखे जाने चाहिए, सिंपल स्टेंस लिखें। फ्लाप नाम पे मैं कहता, फ्लाप नाम पे कहता, फलाने लिखा। आप सिंपल 4-5 वर्ड के सेंटेंस लिखते जाओ। तो सेंटेंस लिख लिए, छोटी लेयर बन गई। सेकंड लेयर में क्या करो, जो उनका रिलेटेड है 1 2 3 4 5 प्रायोरिटाइज कर दो। जब प्रायोरिटी हो जाएगी फिर उनको आपस में डल करना शुरू कर दो, कौन किसके साथ मिक्स हो सकता है। इनका आपने डिफरेंट लेयर बनाने राइटिंग, ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही लिखना है आपने। आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स तब पहुंच जब आपने सिंपल लिखे होंगे। हम ऐसा नहीं करते, हम पहले ही सोचते हैं इसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाऊं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और भाई आपके जब वर्ड होंगे तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होगी। जब वर्ड ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे? इसको तो पहले वर्ड्स लिखिए, और वर्ड्स कैसे लिखेंगे जब आप सिंपल राइटिंग की तरफ चीजों को लेके जाएंगे। Write 1 page per day, at least of a successful researcher 1 word per day, 200 वर्ड मैं बोलता होता हूँ। अगर आप रोजाना के 200 वर्ड लिखोगे 3 साल बाद PhD हो जाएगी। रोजाना के 200 वर्ड लिखोगे, रोजाना के 200 वर्ड लिखने का मतलब यह है कि महीने बाद 6000 वर्ड, महीने बाद 6000 वर्ड। और मैं कहता हूँ छोड़ दो, 5 दिन लिखा करो रोजाना के 200 वर्ड, 2 दिन छुट्टी देते हैं आपको, ऑफ, टेक ऑफ। वीक में कितने वीक आ गए? 4 वीक आपके चले गए ना, 4 वीक आ गए आपके। तो आपकी रोजाना के 200 वर्ड लिखते हैं 1000, तो 4 वीक में कितने हो गए? 4000। और वही अगर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 48,000। और पीएचडी करने के लिए आपको 80,000 का वर्ड का थीसिस जमा करना होता है, 70, 80, 90,000 का। जो जल्द 80,000 to 1 लाख, 80,000 to 1 लाख दुनिया बोलती है।
तो 48,000, 2 साल में 96,000। इसके मतलब भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग 2-2 महीने आप कर लो, 2-2 महीने आप कर लो, 80,000 वर्ड का तीसरी की बात कर लेते हैं। कभी मूड ज्यादा भी बढ़ा होता है, 200 से ज्यादा। जब बंदे के अंदर रिदम डेवलप हो जाता है, वो 200 वर्ड पे फोकस नहीं करता है। जब मैं रिदम में बैठा होता हूँ, मैं 3,000, 4,000, 5,000 वर्ड भी लिखता हूँ। रिदम आ जाता है। जब आपके पास वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स तब आते हैं जब आप रीड करते हैं। जितनी ज्यादा रीडिंग स्किल डेवलप होगी, उतने ज्यादा वर्ड आने शुरू हो जाएंगे। जितनी ज्यादा रीडिंग स्किल कम होती चली जाएगी, वर्ड खत्म होते चले जाएंगे। रीडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट। आप नॉलेज देते रहो, इकट्ठा करते रहो। व्हाई शुड रिकमेंड एंड वी गो टू द पीपल फॉर लिटरेचर रिविंग ऑल्सो टैरो और नोट कि आप अपनी चीजों को इकट्ठा करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फिर लिखने की तरफ जाओ। और लिखने के लिए डोंट गो फॉर कॉम्प्लेक्स, लेयर ऑफ राइटिंग बनाओ। सिंपल, मीडियम सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ मूव करना है आपने। पीएचडी इज नॉट डिफिकल्ट। एमफिल जितना ही थीसिस है, सिर्फ वर्ड लिखने हैं उसके, वो थ्योरी पकड़ के चलना है। वही सारी चीजें होती हैं, कोई नहीं उसमें क्वालिटेटिव मिक्स करके चलना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी पीएचडी हो सकती है, बट डिपेंड ऑन कि आपका सुपरवाइजर आपको सपोर्ट करे, उसके बगैर नहीं आप चल सकते। एंड उसके बाद यूज एन आउटलाइन। जब भी लिखना है आउटलाइन बनाएं कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं आउटलाइन बनाओ कि पहले नंबर पे ये लिखूंगा, दूसरे नंबर पे ये लिखूंगा, तीसरे नंबर पे ये लिखूंगा, चौथे नंबर पे ये लिखूंगा। आप इंट्रोडक्शन लिखना है, आउटलाइन बनाएं कि ये लिखना है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी कुछ चीजों की दरमियान में, वो आउटलाइन मैंने दी हुई है। इस तरह से चीजों को आपने लिखना है। जब वो बनाएंगे आपके अंदर ज्यादा बेहतरी, ज्यादा डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होता है बस। कोई इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन उसमें टेस्टिंग टूस्टिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्क्राइब। बुक्स डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब की हुई है, किसी और के सेक्टर पे डिस्क्राइब करते हैं, या लाइक अ लिटरेचर रिव्यू। यू आर नॉट गोइंग टू प्रपोज एनीथिंग एल्स और समथिंग एल्स, यू आर जस्ट सेइंग ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, रिव्यू पर्पस। या strategies for planning, ultimately most important and crucial part। तो break writing into small sessions। आपने पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। set goal as you as goal on। specify your goals, write for at least 5 hours each day। अब ये 5 है लेकिन मैं 5 ही करता 2 घंटे कर लूँ, 24 घंटों में 2 घंटे, तो 24 घंटे में 3, 4, 5, 6 घंटे आपको टाइम मिल जाता है जिसमें आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, जिसमें आप चीजों को पढ़ते हो। सॉरी, एक्सप्लेन करना, पढ़ते हो। जब पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आपका आइडिया बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब चीजों को जब एक्सप्लेन करना है या चीजों को आपने बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो उसका हल क्या है? आप लिखो। नहीं लिखेंगे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। 5 घंटे तो चलो जनरल फिगर की दुनिया। और अल्टीमेटली देखें, जब आपकी स्कॉलरशिप पीएचडी होगी या उसको आप लोग चलेंगे स्कॉलरशिप पीएचडी होगी, तो अल्टीमेटली आपका सारा टाइम 24 घंटे, 6 घंटे सोने के अलावा 18 घंटे आप लोगों ने यूज करना है उसके लिए। एक बात कर रहा हूं मैं, तो आप उसको जब यूज करेंगे 18 घंटे टाइम, उसमें 5 घंटे लिखना समझ में आता है, फिर क्वालिटी बेहतर होगी। अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं फिर 2 घंटे 3 घंटे काफी है। बात जब यह है कि 200 वर्ड लिखने के लिए आपको 15 से 20 मिनट चाहिए, सोचने के लिए 5 घंटे का टाइम कह रहे हैं। प्लानिंग यार, सिर्फ प्लानिंग। अपने प्लान के मुताबिक चलो, जिंदगी आसान हो जाएगी। नो प्लान नो आसानी। हम क्या करते हैं, महीना जाया कर लेते हैं, महीने के आखिर में याद आता हो क्या करेंगे। वो जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करें, रोजाना की 10 एंट्री होती है, ट्रांजेक्शन होती है। आप भी डेली की डेली परफॉर्म करेंगे, महीने बाद वही ट्रांजेक्शन आपकी जो है वो 300-400 हो जाएगी, फिर गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो प्लान करके चलें, डेली के काम डेली करें, एक दिन का आउटस्टैंडिंग के दूसरे दिन ले लें। मैं कह रहा हूँ 200 वर्ड ईच डे, 5 days a week, 20 days against 30 days। तो अगर उसमें मिस हो जाए तो बाकी दिन इन्हीं कामों के लिए ना प्लानिंग करें, जिंदगी आसान हो जाएगी। यकीन करें आपसे थीसिस खत्म होगा। अब हम फिर थीसिस पकड़ लें कि आपको 200 वर्ड की जिम्मेदारी आप लोगों को दी है, 6 मंथ आपके पास है ना। आप 200 वर्ड को भी सेम में रखते हैं तो आप कितने वर्ड महीने में तैयार हो रहे हैं? 4,000, तो 6 मंथ में 24,000। सर 200 वर्ड लिखिए उसके ऊपर, और उसमें क्रिएटिव लिखने के लिए ना आपको सिर्फ 6 से 7,000 वर्ड चाहिए, बाकी तो आपने सेम टू सेम लिखना होता है। आपस में क्रिएटिव वर्ड लिटरेचर रिव्यू डिस्कशन करते हो तो आपको थोड़ा सा खुद से लिखना होता है, उसमें टाइम लगेगा। बाकी तो आपने चीजें पढ़ी होती है जिनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। सो बी केयरफुल कि आप इन चीजों को लेकर चलें। क्लियर?
कुछ चीजें हेल्पफुल है, मतलब अभी तक चीजें कर रहा हूँ, तो ये सारी वो चीजें हैं। लेक्चर अपनी जगह पे लेके कंफाइज नहीं मिलेगी, किसी एक लेक्चर में किसी एक बुक में ये सारी चीजें इस तरह मिलेंगी। सो पर्टिकुलर डिजाइन फॉर यू। लेकिन सारी चीजों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है द एट्रीब्यूट ऑफ ए रिसर्च स्कॉलर। आप इसको ये अपना अपना मुहासबा करें और देखें कि मैं किस में लैग करता हूं। अगर इनमें से कोई एक स्किल भी आपकी कम है, आप रिसर्चर नहीं है, आप अपने गोल्स को, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करना आपने। फर्स्ट वन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई कैन डू दैट, आई हैव एबिलिटी, आई कैन परफॉर्म दैट, नो फियर, नो फियर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझसे नहीं होना, ये सबसे पहले सुनने वाले मुझसे नहीं होना सर, ये हो नहीं सकता मुझसे, मेरे घर में ही काम है। अगर नहीं तो उसको यकीन जाने बीइंग टीचर आप उनको कहें ठीक है हमने आपको तक क्यों नहीं, जिसके मुंह से लफज आता है उससे नहीं होना, तो ठीक है फादर आप करेंगे। पहले एक मैंने लिस्ट को तरतीब दिया हुआ, आप अगर देखेंगे इसमें एक रिदम के तहत मैंने चीजों को स्टार्ट आउट किया। तो पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर है देन यू शो योर सेल्फ डेडिकेशन। अगर कॉन्फिडेंट है, डेडिकेटेड नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप कामयाब नहीं हो सकते। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करें, डिटर्मिनेशन, एनालिटिकल माइंड, साइंटिफिक डिसिप्लिन, ग्लोबल आउटलुक। ग्लोबल आउटलुक, आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आपकी स्किल है उसके अंदर आउटलुक मतलब नजर आए दुनिया को, हाँ मैं इतना काम कर रहा है, इसमें कुछ है। इनोवेटिव अप्रोच, ओरिजिनलिटी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, फ्रीडम फ्रॉम द ऑब्सेशन ऑफ क्लॉक एंड कैलेंडर। अक्सर लोग ना करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ राइटिंग के लिए मैं वो क्लॉक कैलेंडर पे भेज रहा हूँ, लेकिन आप इसे आजाद होकर लिखें। 200 का आइडिया तो दे रहा हूँ, आजाद होकर लिखें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, कीन ऑब्जर्वेशन, वो मोस्ट इंपोर्टेंट। आपकी जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग होगी, आप उतना ज्यादा अच्छा लिखोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, वो तो डाटा तो सारा रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हुआ, ये आपकी ये वाली स्किल काम आएगी, कीन ऑब्जर्वेशन। आप कितने ऑब्जर्वर थे, फिर तो हाँ ये रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब ये था कि डाटा कलेक्ट करते हुए लोगों ने ये बिहेव किया था, ये आपकी ऑब्जर्वेशन फिर आपको कंक्लूजन का हिस्सा बनेगी। इंटेलिजेंस, पैशन फॉर नॉलेज, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, जो पहली बात की थी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आप लोग इन डेप्थ में चले जाओगे। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड साइंस, डेप्थ में घुसना, एक आइडिया से दूसरे, दूसरे आइडिया से तीसरे, तीसरे आइडिया से चौथे आइडिया में। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, रेजिलियंस टू विथस्टैंड टेम्परेरी सेटबैक्स। इश्यूज आते हैं, सुपरवाइजर का प्रॉब्लम आ सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इशू नहीं, मसला आया 10-15 दिन, वो क्या होता है बेसिकली कि आपको फर्क थप्पड़ पड़ा जमीन पे गिरे, खड़े हो गए, कुछ नहीं होगा, कोई ख्याल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेटबैक्स आते रहते हैं ना, चीजें होती रहती हैं, परेशान होता रहता है, जॉब डिस्टर्ब होती है, फैमिली डिस्टर्ब होती है, और बहुत सारे मसाइल आपके आते हैं, तो नो इशू। रिसर्च आपकी एक लॉन्गिविटी कंसंट्रेशन मांगती है कि आप यू आर डिटरमिन होना चाहिए, पहले बात कह चुका हूं मैं, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। परसिस्टेंस एंड पेशेंस, हमारा अक्सर क्या होता है, पेशेंस लूज कर देते हैं, गलती हमारी होती है। जैसे वो फीमेल की एग्जांपल दे रहा था, वो पेशेंस लूज कर दी, गलती उसकी थी, मैं भी वहीं से पढ़ा, मैंने पेशेंस लूज की, मैंने मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी दूर दूर यहाँ पे, क्योंकि मुझे अक्सर पता होगा कि यहाँ पे बोलूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाना है, मैंने बस सोची प्लीज मैं आपको थोड़ी देर पर मिलता हूँ, मैं जाता ही नहीं था, दोस्त को भेजना तुम काम करना। पेशेंस पे कंट्रोल करना है। सोशल स्किल्स, आप जितना ज्यादा सोशल होंगे उतना ज्यादा लोग डेटा आपको देंगे। आप जाएंगे डेटा फिल कर दें, देख रहे हैं उसे बैठ वो बोर हो रहे हैं, आप उससे क्वेश्चन करें, हंस करके बात करें, उससे जवाब शायद पूछें, अगर पॉसिबल हो तो कोल्ड हाथ में रख के दें, ये जरूरी चीजें हैं। उनसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। जितना ज्यादा वो खुश सलूकी के साथ डेटा फिल करेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा फील करेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स, अल्टीमेटली चीजों को प्रेजेंट करना, फॉर्मेट देना, ये भी हम एग्जांपल देते हैं जिसके अंदर आप मॉडल वगैरह इजीली डिजाइन कर सकते हो। एंड एट द एंड जो पहले हम बात कर चुके हैं वो है राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन, ये सारी चीजें बताना के लिए कि मेरे अंदर कौन सी कम है, ये सारी स्किल्स अगर होंगी आप दुनिया की जितनी भी अच्छी चीज जाम जाकर कर सकेंगे। मैं सिर्फ उन स्किल के आने के बाद पता चला आपको देख काबल नहीं सिंपल सी बात है ना, मैं तो जाकर काबल कहता हूँ, कहता ना भाई मैं नहीं कर सकता। ओके, सो अभी हम जाएंगे जी, ये था बेसिक अभी तक लेक्चर, अभी हम इसके बाद जाएंगे इन डेप्थ वन बाय वन चीजों के अंदर किस तरीके से
आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को इंक्लूड करें रिसर्च में, तो आपकी रिसर्च ज़्यादा एडिबल और यूजेबल हो जाती है। तो अभी हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे पूछ रहे हैं आप। ओके जी, सो नाउ जो हमारा आपसे पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि जब भी आप लोग अपने थीसिस को राइटअप के अंदर जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको फोकस करना है एडवांस में, प्लस उनको राइटअप के दौरान हमने शामिल करना है अपनी थीसिस के अंदर। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में बयान करते हो या इंट्रोडक्शन में आपने मेथोडोलॉजी के पोर्शन को डिस्कस करना होता है, वो होता है कि आपकी रिसर्च अप्रोच क्या है। आपकी रिसर्च अप्रोच क्या है, आपने अपनी रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया है, उसमें कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व थे, मीन बेसिकली मेथोडोलॉजी क्या है और आपने कौन कौन से मेथड उसके अंदर अप्लाई किए हैं। तो जो आपकी अप्रोच है वो डिपेंड करती है तीन चीजों पे। नंबर 1 रिसर्च डिजाइन, नंबर 2 रिसर्च मेथड एंड नंबर 3 रिसर्च प्रॉब्लम। मैं पहले भी कह चुका कि जब भी आप लोगों ने रिसर्च को कंडक्ट करना है तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए रिसर्च मेथड्स पे। अगर आपके मेथड स्ट्रांग होंगे फिर आप किसी किस्म की रिसर्च को स्टार्ट कर लें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। और मेथड तब आते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट हो कि रिसर्च डिजाइन होते क्या क्या है, रिसर्च डिजाइन है कितने किस्म के। अल्टीमेटली पेपर में आप सिर्फ रिसर्च डिजाइन का नाम लिखते हो। अगर मैं सॉन्डर का नाम दूं, अभी सॉन्डर की जो 2015 का एडिशन आया रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स, उससे 3 रिसर्च डिजाइन बोले। वो सिंपल उसने बोला क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन और मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन। क्योंकि जनरली लोगों को ये बिलीव पाया जाता है कि रिसर्च डिजाइन 2 तरह के होते हैं, क्रॉस सेक्शन रिसर्च डिजाइन होता है और लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन होता है। ये टाइम का हॉरिजन है, ये टाइम का पॉइंट ऑफ व्यू है। रिसर्च डिजाइन का तल्लुक इनके साथ नहीं होता। अगर आप लोग क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। रिसर्च डिजाइन बेसिकली अ मेथोडोलॉजी थ्रू व्हिच यू आर गोइंग टू कैरी आउट योर रिसर्च पर्टिकुलरली। तो मकसद सिर्फ यह है कि रिसर्च डिजाइन का नॉलेज होगा तो फिर आप रिसर्च मेथड को ग्रिप करोगे, देन यू विल चूज योर प्रॉब्लम और फिर उस प्रॉब्लम पे आप काम करना स्टार्ट करोगे। हम इंडिविजुअली इन तीनों को सेपरेट देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है, लेकिन उस डिजाइन से पहले जो जरूरी चीजें हैं जिनको मैं एक दफा आपके सामने रिव्यू करवाता हूं, आपको ऑलरेडी पहले बड़ा नॉलेज है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड रिसर्च। आज के टॉपिक में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को। क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर क्रॉसवेल ने बड़ा डेप्थ में चीजों को एक्सप्लेन किया, एक दफा फिर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अप्रोच फॉर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स इंडिविजुअल और ग्रुप ascribed to a social or human problem, कि आप सोसाइटी के प्रॉब्लम को रीड करने की कोशिश करते हैं। The process of research involves the emerging questions and procedures that are typically collected in the participant settings. Data analysis is inductively building from particulars to general themes and the researcher making interpretation of the meaning of the data. सारी की सारी रिसर्च ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। आप ऑब्जर्वेशन उनके इंटरव्यू करके लेते हो, आप ऑब्जर्वेशन बगैर पूछे लेते हो, या प्रीवियस डॉक्यूमेंट्री डेटा से ऑब्जर्वेशन को ड्रा करते हो। तमाम की तमाम क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशन होती है। यू शुड बी कीन ऑब्जर्वर। जो हमने पहले बात की क्वालिटेटिव आप ए गुड रिसर्च स्कॉलर, उसकी क्वालिटी कीन ऑब्जर्वर होना आपका बहुत जरूरी है। The final written report has a flexible structure. Those who are engaged in this form of inquiry support a way of looking at research that honors an inductive style, a focus on individual meaning, and the importance of rendering the complexity of the situation. कि आप उस मसले को हल करना है। तो अगर इसको सम अप करूं कि ऐसी रिसर्च जो वर्ड्स को फोकस करती है, इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है, ऑब्जर्वेशन मार्क होती है, और ऐसी जो रिसर्च होती है क्वालिटेटिव वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें कोई भी स्ट्रिक्ट हार्ड एंड बाउंड रूल नहीं होते। Besides, in quantitative research, quantitative research is an approach for testing objective theories. फिर वही बात आ गई, testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables in turn can be measured typically on instruments, so the number data can be analyzed and statistically procedured. वहां पे आप इंटरव्यू कर रहे होते हो, यहाँ पे आप इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे होते हो, आप लोगों का डाटा लेके न्यूमेरिक फॉर्म में टेस्ट कर रहे होते हो। The final written report has a set structure consisting of introduction, literature, theory, method, result, and discussion. आप इस तरह से चलते हो। Like qualitative researcher, those who engage in this form of inquiry have assumption about testing theories, deductively building in protections against bias, controlling for alternative explanation, and being able to generalize and replicate the findings.
वहां पे आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, यहाँ पे चीजों को या तो रेप्लिकेट किया जाता है या जनरलाइज किया जाता है या उनके अगेंस्ट में बोला जाता है, और यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच फॉलो होती है। अब जब भी आप लोगों ने रिसर्च को स्टार्ट करना है, मैं मिक्स मेथड की बात नहीं करता कि मिक्स इन दोनों का मिक्सचर होता है। जब भी आप लोग थीसिस लिखना चाहते हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर, आर यू ए क्वालिटेटिव, आर यू ए क्वांटिटेटिव, दोनों पे आपने फोकस करना है। जब आपका फोकस होगा फिर आप रिसर्च डिजाइन पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा आप क्या करेंगे।